ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल का जो हमारा लेक्चर था मैंने उसमें आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट, इनफैक्ट सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल दोनों कंसेप्ट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए। आई होप आपको अभी वो एकदम क्लियरली समझ में आया है। ओके, उसमें अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहा, ओके, तो आप मुझे ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो। ओके, अच्छा, कल हम लोगों ने, ओके, कल या जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, दैट वाज कंसेप्ट ऑफ यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हम लोग यूजेस भी बोलते हैं या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन पढ़े, मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भी दिए, बराबर है। आई होप आपने उसके नोट्स बनाए हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे आज, ये जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हम लोगों को ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस भी देखने हैं, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। ओके, तो ये जो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, जिसको इन लोगों ने यूजेस कहा हुआ है, उसमें जो पहला वाला है, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका आपको एलएचएस चेक करना है, आरएचएस चेक करना है। एलएचएस पे जो टर्म है उसका डायमेंशन निकालना है, आरएचएस पे जो टर्म है उसका डायमेंशन निकालना है। अगर एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन मैच हुआ तो वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला कि इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब 100% करेक्ट है क्या? नहीं। ओके, यस, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उससे भी इतना बता सकता है वेदर इट इज ओके डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओके, ये जो है ये हम लोगों ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं अभी वापस इसके ऊपर टाइम ओके इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग सेकंड वाला देख लेते हैं, टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कहाँ रिलेटेड है। ओके, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वो ऐसा लिया था कि एक पेंडुलम है और वो ऑसिलेशन कर रहा है। ओके, सिंपल पेंडुलम। ओके, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम यानी क्या, तो एक स्ट्रिंग है, उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक स्फेरिकल बॉब लगाया हुआ है। अब जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट, फिर वापस हम लोग बोलते हैं मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट और फिर वापस मीन पे आता है, तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो ये वन ऑसिलेशन को जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ पेंडुलम। ओके, और ये जो टाइम पीरियड इट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके दिया हुआ है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला हुआ है कि टाइम डिपेंड्स ऑन लेंथ, बट वी डोंट नो whether it is directly proportional or inversely proportional. Okay, yes, तो time is directly proportional to length और inversely proportional to length, ये हमें नहीं पता है। दूसरी बात, अगर वो proportional है तो वो L का जो पावर है वो क्या है, वो भी हम लोगों को नहीं पता है, यानी L raised to 1 पे भी हो सकता है या L raised to 2, तो ऐसा भी हो सकता है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया कि T is proportional to what? Okay, so we'll say T is proportional to L raised to A. Okay, ये clear हुआ। Similarly, T is also proportional to G raised to B. Okay, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो इंडेक्स लिए वो भी अलग अलग लिए हैं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें फिर हम लोगों ने जब इसको ओके सॉल्व किया, इकट्ठा लिया और डायमेंशन एनालिसिस लगा के LHS RHS को हम लोगों ने जब इस तरह से लिखा, ओके, तो हमको दो इक्वेशन मिले कि a plus b is equal to what? 0, a equal to minus b, और जो दूसरा वाला इक्वेशन था that was minus 2b is equal to 1. ओके, यस, ये देखिए यहाँ पे कुछ तो भी इस तरह से मिला हुआ है। यहाँ पे RHS में टाइम का जो डायमेंशन है वो minus 2b है और यहाँ पे जो है वो 1 है। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला? ओके, a और b के वैल्यू मिल गए, a का वैल्यू प्लस हाफ मिला, b का माइनस हाफ मिला। ये सब्स्टिट्यूट किया और आपको मिला t is equal to k under root of l by g। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ओके, जो हम लोग लिमिटेशन में देखने वाले हैं कि ये जो k है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। ओके, एटलीस्ट बाय डायमेंशन एनालिसिस आप निकाल नहीं सकते। ओके, आपको वो एक्सपेरिमेंटली या फिर दूसरे मेथड से जाना पड़ता है। ओके, ये जिसको हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे। ओके, तो वहां से अपने को पता चलता है k का वैल्यू क्या है, 2 पाई। एंड द लास्ट इक्वेशन, सॉरी, एंड the last okay application is what, so to find the conversion factor between the two units of the same physical quantity। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, लेकिन सीजीएस में उसका यूनिट है अर्ज। ओके, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड 1 अर्ज? ओके, यस, तो ये भी हम लोगों ने देखा है, दोनों साइड के डायमेंशंस हम लोगों ने लिख लिए। यहाँ पे एक रिलेशन लिखा है 1 जूल इक्वल टू x अर्ज, सेम रिलेशन हम लोगों ने डायमेंशंस में भी अप्लाई किए। एलएचएस का डायमेंशन इज x टाइम द आरएचएस का डायमेंशन, इसको हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो आपको मिला x इज इक्वल टू व्हाट, एलएचएस अपॉन द ब्रैकेट ऑन आरएचएस। ओके, जितने भी मास के टर्म्स थे उनको एक साथ कंबाइन किया, लेंथ के टर्म्स को एक साथ कंबाइन किया,
एंड टाइम के टर्म्स को एक साथ कंबाइन करके इनके जो इंडेक्स थे उनको बाहर निकालना। ओके, और ये सब होने के बाद आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू kg अपॉन ग्राम रेज टू 1 इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेज टू 2 इंटू सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू -2। ओके, ये हम लोगों ने किया हुआ है सॉल्व और आपको मिला 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट 10 रेज टू 7 हर्ट्ज। ये इक्वल टू का साइन है, इन्होंने गलत ही किया। ओके, यस, ठीक है। अब इसके बाद एक उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ओके, वो न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देख लेंगे, बट लेट्स सी व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, यस, ये न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, लिमिटेशंस है क्या, शॉर्टकमिंग्स, या फिर हम लोग बोलते हैं कि हर एक जो मेथड या प्रोसेस होता है, ओके, वो सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है, कहाँ ना कहाँ वो कम पड़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस। जो लिमिटेशंस है उसमें पहला वाला लिमिटेशंस क्या है, देखिए, the value of dimensionless constant can be obtained with the help of experiments only. Experiments या derivation. Okay, इसका मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम लोगों को जो टाइम पीरियड वो कुछ इस तरह से मिला था कि अंडर रूट ऑफ व्हाट एल बाई जी। डायमेंशनल एनालिसिस से क्या हमें के की वैल्यू मिलती है क्या, नहीं। हम लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड by experiments or by analytical method. ओके, तो अलग से हमको एक पूरा अप्रोच करना पड़ता है के का वैल्यू निकालने के लिए। बाय द वे के का वैल्यू आता है 2 पाई और हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड इज व्हाट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो डायमेंशन एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल पाते हैं क्या, नहीं। ओके, यस, तो ये आपका पहला ये होगा कि वैल्यू ऑफ के can't be determined या cannot be determined by dimension analysis. ओके, ये क्लियर है आप लोग? तो आई होप आपको पहला वाला लिमिटेशन आ गया समझ में। अब दूसरा वाला लिमिटेशन देखते हैं। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस कैनॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग trigonometric, exponential and logarithmic functions as these quantities are dimensionless. ओके, देखो अभी ये जो रिलेशन हम लोगों ने देखा है ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है। ओके, ये ना एकदम फंडामेंटल फिजिक्स के ये रिलेशन, लेकिन जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो अभी मैं एक काम करता हूँ, एक अलग कलर का इंक यूज करता हूँ। तो ये जो हम लोगों ने अभी देखा है इक्वेशन, ये बहुत ही सिंपल टाइप का या फंडामेंटल टाइप का इक्वेशन है इन फिजिक्स। ओके, बट देयर आर सर्टेन इक्वेशंस और फॉर्मूलास, ओके, यस, जिसमें हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स होते हैं या फिर लॉगरिथमिक टर्म्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं मैं, W, this is work done by ideal gas, okay, in an isothermal process, okay, which is given by the formula 2.303, okay, nRT log of V2 by V1 to the base 10। अब ये जो एक एक टर्म है ये आपको सिलेबस में आ गए, ओके, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि ये जैसे टर्म्स हो गए। अभी Na क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, यस, अब ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो कोई डायमेंशनलेस पैरामीटर नहीं है, उसको यूनिट है, उसको यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। T क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेंपरेचर मेजर्ड इन केल्विन। ओके, और ये जो है लॉगरिथम क्या है, तो वो आप लोग मैथमेटिक्स में सीखने वाले। ओके, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या इक्वेशन है वो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ओके, जिसके अंदर लॉग के टर्म्स हो या ट्रिगोनोमेट्री के टर्म्स हो, ठीक है। तो इसका थर्ड लिमिटेशन देख लेते हैं। This method is not useful if constant of a proportionality is not a dimensionless quantity. Okay, यानी जब constant of proportionality k जो आता है वो अगर dimensionless quantity नहीं है, okay, तो ये जो मेथड रहेगा, okay, अब कौन सा वाला मेथड, so हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखा था to establish the relationship between related physical quantities. Okay, ये एप्लीकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम लोगों को k जो है
ओके, तो इक्वेशन का के अगर डायमेंशनलेस होगा तो ही ये पॉसिबल है। ओके, लेकिन अगर वो डायमेंशनलेस नहीं है तो इसका एग्जांपल क्या दिया उन्होंने। ओके, तो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में 9th या 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? The force of attraction between any two bodies, okay, or any two particles in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, अब ये जब हम लोग ओके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हमको मिलता है F is proportional to m1 m2 upon r square। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या आता है? कैपिटल G। अब ये जो कैपिटल G है इसका मतलब ये नहीं कि ये डायमेंशनलेस है। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी G is not dimensionless, thus the earlier method will not work। ओके, ये ना ये रिलेशन निकालने के लिए जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है, ओके, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो जो एप्लीकेशन है वो ये वाले केस में ओके शायद वर्क नहीं करेगा। ओके, या हम लोग बोलेंगे कि जो सेकंड एप्लीकेशन है ओके वो ये केस में वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसको हम लोग अगर जी का यूनिट निकालने जाए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो एफ इज इक्वल टू व्हाट? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो जी क्या हो जाएगा? इट विल बी एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो मैं बोलूँगा कि जो फोर्स है उसका यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर उसका हो गया यूनिट मीटर स्क्वायर, और m1 m2 जो है तो वो हो जाएगा kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर। हम लोग बोलते हैं कि जी का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दिस। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगा न्यूटन यानी क्या है? हम लोग बोलते हैं न्यूटन यानी होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो न्यूटन को लिखा है मैंने kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, ओके, होल अपॉन kg स्क्वायर। तो इसमें मैं बोलूँगा kg kg कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एक kg जो यहाँ पे बचा रहेगा डिनोमिनेटर में वो ऐसा आ जाए। ओके, तो आपका जो आंसर आया है फाइनल दैट इज मीटर रेस टू 3 अपॉन, अच्छा सेकेंड स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा तो यहाँ पे रेस टू 2 भी आ जाएगा, तो अपने को मिलेगा मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर ओके इनटू केजी। आइदर दिस और दिस इज द यूनिट। ओके, लेकिन जो डायमेंशन एनालिसिस है तो उसका जो सेकेंड एप्लीकेशन है तो उससे अगर मैं ये रिलेशन निकालने जाऊँ तो वो नहीं आएगा। क्यों? तो अभी अब हमने देखा कि जो जी है हमारा ओके इट इज नॉट अ डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, अच्छा डायमेंशन ऑफ जी क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ जी बहुत ही सिंपल है, सो इट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स into dimension of r square into dimension of m1 into dimension of m2। dimension of force L1 m1 t minus 2, dimension of r square L2 हो जाएगा क्योंकि लेंथ स्क्वायर है वहाँ पे। ओके, तो L रेस टू 2 लिखना पड़ेगा, और m1 m2 को इकट्ठा मैं लिख देता हूँ, दिस विल बिकम m स्क्वायर। तो ये आगे जाके कुछ ऐसा बन जाएगा L1 इंटू L2, ये हो जाएगा आपका क्या? L रेस टू 3, m2 ऊपर आके 1 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 और t माइनस 2 वैसे ही रहेगा। ये जो हम लोगों ने यूनिट निकाला था वो एक बार चेक कर लेते हैं। मीटर क्यूब L रेस टू 3 अपॉन सेकेंड स्क्वायर t रेस टू माइनस 2 अपॉन kg m रेस टू माइनस 1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ विल मूव टू द लास्ट limitation, which is the last limitation. If the current equations contain some more terms of the same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional equation. Okay, for example, they have given a equation s is equal to half at square. Okay, एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे।
तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उन्होंने जो इक्वेशन दिया है वो है s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अभी यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हम लोगों को ये डिटरमाइन करना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। ओके, तो पहला एप्लीकेशन याद है आपको, तो फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखा मैंने, मैं बोला चलो इसको देखते हैं। LHS का डायमेंशन, मैं बोलूँगा डायमेंशन ऑफ LHS, यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू व्हाट। तो S यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इट विल बी L1। डायमेंशन ऑफ RHS, तो RHS पे एक ही टर्म, उसको इकट्ठा लिख देता हूँ, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम रेस टू 2 लिख देता हूँ। डायमेंशन ऑफ A, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L1 T माइनस 2। मैं हमेशा यूनिट से डायमेंशन निकालता हूँ, तो ये काफ़ी इजी मेथड है। और ये जो T स्क्वायर है तो ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा T रेस टू प्लस 2। T रेस टू माइनस 2 और प्लस 2 जब कंबाइन होगा तो हमको क्या मिलेगा, T रेस टू 0। सो दिस विल बी व्हाट, L1। ये क्लियर है आपका? ओके, नाउ LHS और RHS, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये इक्वेशन तो सही है, लेकिन नहीं, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, बट रियल में ये इक्वेशन सही है क्या? तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, डायमेंशनली इट इज करेक्ट। ओके, सो डायमेंशनली इट इज करेक्ट, लेकिन हम लोग ये कमेंट नहीं कर सकते कि 100% करेक्ट है, और इनफैक्ट ये 100% करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन वो क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, ये ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, दिस इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम लोगों को पता है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो भले डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वो क्या है, इट इज इनकम्प्लीट। ओके, और डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हमको मदद कर सकता है क्या ये डिटरमाइन करने के लिए? नहीं। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बाद जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मैं चाहूंगा कि ये जितने भी लिमिटेशंस हैं, ओके, एक बार आप अच्छे से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ओके, यस, आप ये वीडियो रोक के भी कॉपी कर सकते हैं, ये पहले 4 है और ये जो फोर्थ वाला है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, यस, तो प्लीज इसको कॉपी कर लेना। तो आई होप ये चारों लिमिटेशंस आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिए। अब जो इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल था वो हम लोग देख लेते हैं। Okay. A calorie is unit of heat and it is equal to 4.2 joule. Okay, ये हम लोगों को पता है 1 calorie is what, 4.2 joule, where 1 joule is kg meter square per second square। ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। So what they have given is 1 joule is 1 kg meter square per second square। ओके, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। और उन्होंने क्या बोला हुआ है, a distant civilization employs a system of units in which the units of mass, length and time are alpha kg, beta meter and gamma second। तो उन्होंने बोला कि एक काफी दूर की सिविलाइजेशन है जो अपनी ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रही है। ओके, अच्छा, वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो उन्होंने बताया नहीं क्या है। ओके, और वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो उसमें जो मास का यूनिट वो लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो केजी यूज कर रहे हैं तो उसका और इसका रिलेशन क्या है? तो लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि मास के लिए वहां पे वो लोग एक्स यूज कर रहे हैं, तो एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है अल्फा केजी। ओके, यस, तो ये अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। ओके, लेट अस से जो डिस्टेंट सिविलाइजेशन
वहां पे मास के लिए जो यूज कर रहे हैं, तो जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो x है, लेंथ के लिए जो यूज कर रहे हैं, ओके, लेट अस से वो y है, और जो टाइम के लिए यूज कर रहे हैं वो z है, ओके। उन्होंने क्या बोला है सम में, the unit of mass, length and time are alpha kg, beta meter and gamma second। और हमको निकालना क्या है, what will be the magnitude of calorie in their units, ओके। तो बहुत सिंपल है ये, पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा कि उनके जो यूनिट है, लेट अस से मास का यूनिट x है, तो हम जो kg यूज करते हैं तो उसका रिलेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू अल्फा kg, y इज इक्वल टू बीटा मीटर, लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, तो उन्होंने यूज किया हुआ है गैमा, ओके, गैमा सेकंड। अभी ये हमारे पास एक रिलेशन है, तो मैं बोलूंगा 1 जूल विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो kg की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, ओके। कैन आई से इफ यहाँ पे अभी 1 kg है, ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज 1 kg इनटू 1 मीटर का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 सेकंड का होल स्क्वायर, ओके। नाउ व्हाट विल राइट इज 1 कैलोरी इज व्हाट, तो व्हाट 4.2 जूल, दैट इज 4.2 टाइम्स, मैं ये पूरा जूल का जो है वो लिख देता हूँ, इनटू 1 kg इनटू 1 मीटर द होल स्क्वायर अपॉन 1 सेकंड द होल स्क्वायर, ओके। अब x इज इक्वल टू अल्फा kg, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 kg क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x अपॉन अल्फा, 1 मीटर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम y अपॉन बीटा, एंड 1 सेकंड क्या हो जाएगा, इट विल बी z अपॉन गैमा। ये सब वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको मिलेगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, 1 kg का वैल्यू क्या आएगा, सो इट विल बी x अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे 1 मीटर द होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा y अपॉन बीटा द होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे है 1 सेकंड द होल स्क्वायर, तो 1 सेकंड की जगह पे लिखूंगा मैं z अपॉन गैमा द होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 4.2, ओके, x वैसा ही रहेगा, y का बन जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा बीटा को मैंने एक साथ यहाँ पे ले लिया, ठीक है, होल अपॉन जो z है वो बन गया z स्क्वायर अपॉन गैमा स्क्वायर। आपका फाइनल रिलेशन जो आएगा दैट विल बी 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ओके, गैमा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास रहेगा 4.2 गैमा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा xy स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको अच्छे से आप लोगों ने कॉपी कर लेना, ओके, यस। एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने जो XYZ लिया उन्होंने 1A 1B 1C लिया, वैसा भी कर सकते हो आप। और तो बेसिकली इन लोगों का जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 4.2 गैमा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर और A B स्क्वायर C रेज़ टू -2, तो ये उसका यूनिट आ रहा है, ओके। गैमा अल्फा बीटा जो है वो नंबर्स है, और जो यूनिट्स है वो है A इंटू बी स्क्वायर इंटू C रेज़ टू -2। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों का क्या आया था, हम लोगों ने ABC की जगह पे वी हैव यूज्ड XYZ, ओके। तो हमारा आ रहा है ए बी स्क्वायर की जगह पे आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर, ओके, और सी रेज टू -2 की जगह पे हम लोगों ने लिखा है अपॉन जेड स्क्वायर, ओके, यस। और इन लोगों ने एक और स्टेप आगे किया टेक्स्ट बुक में, ये जो पूरा है ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या सी रेज टू -2 जो भी है, ओके, उसको टोटल उन्होंने क्या लिख लिया है एज जे डैश। तो जैसे हमारे सिस्टम में हम लोग जूल यूज करते हैं या फिर कैपिटल जे का सिंबल यूज करते हैं, नए सिस्टम में उन्होंने क्या यूज किया है, जे डैश। और उससे जो उनका कंक्लूजन आया वो इस तरह से, thus in the new units 1 calorie is 4.2 times gamma square upon alpha beta square
इंटू जे डैश। ओके, इसको अच्छे से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमें समझना है दैट इज एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, यस। अब ये एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड अनसर्टेनिटी हम लोगों ने ये वर्ड सुने हैं, पहले भी सुने हैं। ओके, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या? ओके, सो ये पैराग्राफ जो है वो रीड करने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके, तो पहले वो आपकी टर्मिनोलॉजीज मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो विल लुक इनटू वाइट स्क्रीन। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये बेसिकली हम लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि एक्यूरेसी क्या होता है, सेकेंडली हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन क्या होता है, एंड अनसर्टेनिटी क्या होता है। ओके, तो टर्मिनोलॉजीज में जो पहला कंसेप्ट है वो मैं बोलूंगा मेजरमेंट का। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए मेजरमेंट कहना क्या है। तो हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट इज प्रोसेस और मेथड of obtaining a value of a given physical quantity। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ऑफ अ गिवन या फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब जब आप मेजरमेंट करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मेजर्ड वैल्यू। लेट अस से मेजर्ड वैल्यू को मैं यहाँ पे जो है वो वेरिएबल यूज करने वाले उसको मैं एक्स बोलूंगा। अब एक्स क्या हो सकता है? तो एक्स कैन बी, यू कैन से मास ऑफ अ ब्लॉक। तो एक ब्लॉक है, ओके, वो ब्लॉक मैंने लिया और उसको वेइंग मशीन पे रखा, जो भी उसका मास मुझे दिखा, ओके, उसको मैंने क्या बोल दिया? मेजर्ड वैल्यू। एकदम सिंपल। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे रखा तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो मास ऑफ ब्लॉक है इट इज 25 kg। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ब्लॉक क्या हुआ? इट इज 25 kg। ठीक है, यस। तो जो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड एज मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रू वैल्यू। Now, what exactly is true value? Okay, so true value is nothing but the actual or real value of the physical quantity. तो लेट अस से जो ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे थे, एक ब्लॉक आपके सामने, मैं इसको थोड़ा 3D बता देता हूँ। अब ये जो ब्लॉक है, ओके, तो ये ब्लॉक का हम लोगों को मास मेजर करना है। ओके, अब देखिए इसमें जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू यानी क्या है? तो इसका जो रियल वैल्यू है या जो एक्चुअल वैल्यू। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रू वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? ओके, यस, या जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ओके, मैं बोलूंगा एक जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड। ओके, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे? ओके, काउंट करेंगे, और वो नंबर ऑफ एटम्स जो है, ओके, तो मास ऑफ ईच एटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो आपको क्या देगा? मास ऑफ ब्लॉक देगा। लेकिन ये जो बोलने के लिए है वो बहुत आसान है, एक्चुअल करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दूसरा जो मेथड है तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने का वो है कि आप एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लो जो बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं जापान से एक मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मंगाया। ओके, बिकॉज जापानीज पीपल दे आर नोन फॉर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने जापान से एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया। ओके, और लेटेस्ट से वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर मैंने जो ये ब्लॉक है उसका हमने ट्रू वैल्यू निकाला उसके मास का। तो मुझे जो आंसर आया दैट केम टू बी 25 kg। तो मैं खुश हो गया, मैं बोला अरे वाह, इसका ट्रू वैल्यू मिल गया। लेकिन आप में से एक स्टूडेंट जो है वो दूसरा एक जापानीज इंस्ट्रूमेंट लेके आया। ठीक है, यस, और उससे हम लोगों ने मेजर किया। तो उससे जो आंसर आ रहा है वो क्या है? लेट अस से 25 पॉइंट, लेट अस से 035 kg। मैं बोलूँगा अरे मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें 0.035 हमने मेजर ही नहीं किया। 0.035 का मतलब क्या? तो ऑलमोस्ट कितना हो गया? मैं बोलूँगा 35 ग्राम। ओके, यस, तो मैं बोलूँगा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा क्या है? एक्यूरेट है, और ये हमारी ट्रू वैल्यू। लेकिन फिर कोई इंडियन कंपनी है, उन्होंने बहुत अच्छा डिवाइस बनाया है, ओके, टू मेजर द मास, उससे हम लोगों ने मेजर किया। तो उससे जो ट्रू वैल्यू आ रहा है इट इज कमिंग 25.03499। तो आप बोलोगे सर ये 0.035 नहीं है, दिस इज एक्चुअली
0.03499। मैं बोल रहा हूँ अरे बाप रे, अब ये तीनों में से ट्रू वैल्यू कौन सा लेना है? ठीक है, यस। ऐसे करते करते ओके, एक और स्टूडेंट है, वो हमारे लिए एक 100 मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लाया है। पहले ही हम लोगों ने 99 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे चेक किया है, और वो बोला कि सर मैं जर्मनी से एक इंस्ट्रूमेंट लाया हूँ। ओके, और वो जो जर्मनी से इंस्ट्रूमेंट लाया हो, तो उस पे वो बोला कि सर एक्यूरेसी ना हमें 10 डेसिमल तक मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो उस पे जो आंसर आया, ऐसा कुछ आ गया, पकड़ लो अभी ये। तो हम लोग बोले कि सर ये जो आंसर है वो परफेक्ट है, लेकिन मेरा बोलना आपको यही है कि जब तक हम लोग ओके और एडवांस और सुपीरियर डिवाइस बनाते जाएंगे या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते जाएंगे, जो ट्रू वैल्यू है ओके, यस, तो उसका एक्यूरेसी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ट्रू वैल्यू ये शब्द यूज करना क्या है, ओके, गलत हो गया, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जब तक ओके, यस, टिल देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, द मेजरमेंट will keep approaching the real value। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का ओके, कोई भी उसके फिजिकल पैरामीटर का या फिजिकल क्वांटिटी का क्या हम लोग ट्रू वैल्यू मेजर कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, अब मैं इम्पॉसिबल डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कभी डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। ओके, अब जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट लाएंगे उतना रीडिंग क्या होते जाएगा, और एक्यूरेट होते जाएगा। तो जब तक टेक्नोलॉजी सुपीरियर होते जाएगी, देयर इज मोर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपको समझ में आया कि जो ट्रू वैल्यू है उसका कंसेप्ट क्या है? ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज एक्चुअल और रियल वैल्यू ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, आप इसको जितना चाहो उसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है वो मेजर करना क्या है, हाईली इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पार्ट आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, मैं इसमें का कुछ पार्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, तो मेजर्ड वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आया आपको, ट्रू वैल्यू का कंसेप्ट आया समझ में? ओके, अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ट्रू वैल्यू निकालना क्या है, हाईली इम्पॉसिबल है। ओके, ट्रू वैल्यू के बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट, एरर। ओके, सो व्हाट इज एरर? एरर is defined as the modulus of difference between true value and measured value। ओके, यस। अब ट्रू वैल्यू जो है तो उसको मैंने बोल दिया xt, और जो मेजर्ड वैल्यू उसको मैंने क्या बोल दिया, x। तो जो एरर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज डेल्टा x। और जो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू का जो यूनिट है वो यूनिट एरर का भी रहेगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा x हैज सेम यूनिट as that of its measurement। ओके, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एरर कैलकुलेट करे कैसे, क्योंकि ट्रू वैल्यू निकालना तो क्या है, हाईली इम्पॉसिबल है, अभी आपने बोला। तो जब ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग फिर क्या यूज करेंगे एरर निकालने के लिए? ओके, तो एकदम सिंपल बात है। ओके, जब हम लोग ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते तो वी गो फॉर मीन वैल्यू। ओके, हम लोगों ने अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स देखे हुए। ओके, अब 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक भी था, मीन मोड एंड मीडियन। ओके, तो रीडिंग्स का जो सेंट्रल टेंडेंसी या जो रीडिंग काफी बार रिकर हो रही, ओके, यस, या फिर जो एवरेज वैल्यू है हम लोग उसके साथ जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लेट अस से इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब जब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो जो आपको टेक्स्ट बुक का पहला पैराग्राफ है उसमें यही दिया ना कि
जो टेक्स्ट बुक का आपका पहला पैराग्राफ है उसमें ये दिया हुआ है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका एक रीडिंग नहीं लिया जाता है, वो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं उसके एटलीस्ट एन रीडिंग्स। ओके, एन क्या हो सकता है, तो 10, 20, 25, 30 जितने भी रीडिंग्स पॉसिबल है। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट 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 xn be the n observations, okay, n observations or readings। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं फिर, ओके, ट्रू वैल्यू तो है नहीं अपने पास, क्योंकि ट्रू वैल्यू निकालना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम लोग बोलेंगे विल गो फॉर अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है, तो बहुत सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो जब हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, ओके, तो हम लोग क्या निकालते हैं, वी गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ मीन वैल्यू। ओके, ये समझ में आया आपको? ओके, यस, इसको क्या करना है, अच्छे से एक बार सब लोगों ने नोट डाउन कर लेना, ठीक है? यस, आई होप आप लोगों ने सब वो नोट कर लिया था अच्छे से। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका मैं एक छोटा सा समरी लिख देता हूँ। ओके, मेजर्ड वैल्यू, जनरली मेजर्ड वैल्यू जो है तो इट इज गिवन बाय एक्स। उसके बाद फिर मैं बोलूंगा अगला जो वैल्यू दैट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी क्या, एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग ने डिस्कस किया है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय एक्स टी। लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी फाइंड द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने, एक्स एम विच इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 एक्स एन डिवाइडेड बाय एन। ओके, यस, अच्छा अभी क्वेश्चन क्या आया था कि सर हम लोग जो डेल्टा एक्स है, ओके, ये ना एरर, तो वो कैसे निकालते हैं, तो इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। बट सर अभी ट्रू वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो फिर इसके अलावा क्या करेंगे, ओके, सो विल गो फॉर अनदर ऑप्शन और हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बाद। सो डेल्टा एक्स में एक्स टी के जगह पे we'll use xm, the value which is closest to the central tendency। okay, yes, तो ट्रू वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग स्टैटिस्टिक्स विल फाइंड द मीन वैल्यू। ओके, जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपने क्या करना है, सिंपली नोट डाउन करना है। ओके, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ xm माइनस x। कुछ बुक्स में उन्होंने क्या किया हुआ है, डेल्टा एक्स को इस तरह से दी है x माइनस एक्स एम। ओके, दोनों ही सही है, क्यों, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूलस साइन है तो आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका मॉड्यूलस क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ओके, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट अस से xm का वैल्यू है 25 और x का वैल्यू है 25.1। ओके, तो ये केस में दोनों ही हम लोग बोलते हैं लेट अस से ग्राम है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा एक्स क्या आएगा अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, सो इट विल बी 25 minus 25.1, that is going to be again modulus या magnitude of minus 0.1। आंसर क्या आएगा, प्लस 0.1। और अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो भी डेल्टा एक्स का सेम ही आएगा आंसर। ओके, मॉड्यूलस ऑफ 25.1 minus 25 which is equal to what, मॉड्यूलस ऑफ 0.1 which is equal to 0.1। ये क्लियर है आप लोगों का? ओके, अच्छा अभी ये प्रोसेस में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ में ऐसा दिया हुआ है और कुछ जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें शायद उन्होंने x माइनस एक्स एम दी, तो वो पढ़ के आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही। ओके, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो आई होप आपको मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ओके, अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी डिस्कस करने। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्यूरेसी? ओके, तो मैं बोलूंगा अगर हमारा जो मेजर्ड वैल्यू, ओके, if measured value
is very close to expected true value. आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? तो सिंपल बात है कि ट्रू वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग। जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हो तो आप क्या बोलोगे, सर हमारा जो आंसर है वो एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और इट शुड बी द ट्रू वैल्यू। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी क्लोज टू expected true value. Okay, we say reading is accurate. और अगर रीडिंग एक्यूरेट है तो हम लोग बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक्यूरेट। और वी कैन से measuring instrument is accurate। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि एक्यूरेसी का तो कंसेप्ट आपको आया समझ में। ओके, यस। अब जो अगला कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज नथिंग बट यू कैन से द क्वालिटी of instrument to recurringly measure the accurate value। अब इसका मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब है कि सेम रिजल्ट आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। तो अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टर्म में अगर मैं बोलूँ कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट आंसर दे रहा है लेकिन पहली बार भी दे रहा है, दूसरी बार भी दे रहा है, और अगर मैं 100 टाइम्स मेजर करूँ तो भी वो मुझे एक्यूरेट आंसर ही दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी है और साथ में प्रिसाइज भी है, या इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों। ओके, ये आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बुल्स आई का। ओके, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एक्यूरेट, व्हाट इज प्रिसाइज, ओके, और व्हाट इज नॉट एक्यूरेट एंड व्हाट इज नॉट प्रिसाइज। ओके, यस, ये प्लीज कॉपी कर लेना। तो अभी हमारे सामने ये जो तीन है वो एक तरह से टारगेट शूटिंग के लिए, ओके, प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड्स बना है। ओके, इसको हम लोग बुल्स आई भी बोलते हैं। और हमारा एम क्या है, तो ये जो रेड है, रेड जोन जो है सेंट्रल रेड जोन, उसके अंदर हमारे मैक्सिमम बुलेट्स जाने चाहिए। ओके, तो जो, तो लेट अस से हमारे पास तीन अलग अलग कंटेस्टेंट्स हैं। ओके, और वो तीनों कंटेस्टेंट्स को मैंने 5-5 बुलेट दिए। अब जो पहला कंटेस्टेंट है उसने एक बुलेट इधर फायर किया, एक रैंडमली उसका इधर लगा, एक कातुरी इधर लगा वेरी क्लोज टू द टारगेट, एक इधर लगा और एक इधर लगा। ओके, यस, ये 5 बुलेट्स हो गए। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो है इसको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं है। ओके, तो इसका जो रिजल्ट है इट इज नीदर एक्यूरेट एंड नीदर इट हैज, या नीदर इट इज प्रिसाइज। तो इसमें एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रेसिजन भी नहीं है। ओके, यस। अब जो सेकंड वाला जो कंटेस्टेंट है उसको मैंने अगेन 5 बुलेट्स दिए। उसने क्या किया, उसने शॉट्स लिए और जब उसने शूट किया तो ये जितने भी शॉट्स लगे उसके वो सब ग्रीन जोन में लगे, और पांचों के पांचों जो शॉट्स है, ओके, जो उसने फायर किए, तो ये पांचों के पांचों जो एम्स उसने लिए हुए हैं, ओके, वो रेड टारगेट से तो काफी दूर है लेकिन वो सब एक ही जोन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट एक्यूरेट बट जो इसका रिजल्ट है वो प्रिसाइज। यानी यहाँ पे प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी है क्या? नहीं, इधर ना एक्यूरेसी था ना प्रिसीजन था। प्रिसीजन का मतलब क्या, ही इज एबल टू रिपीट, ओके, और परफॉर्म द सिमिलर रिजल्ट्स। ओके, और जो थर्ड वाला कंटेस्टेंट था, ओके, उसने क्या किया, पांचों के पांचों जो बुलेट्स जो उसने शॉट्स लिए, तो जितने भी थे वो क्या किए, उसने रेड जोन में मारे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो रिजल्ट है, ओके, रिजल्ट्स आर accurate
as well as precise. Okay, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as the concept of accuracy and precision. Expected result के close अगर हम लोगों ने रिजल्ट लिए तो उसको बोलते हैं accuracy. लेकिन वो रिजल्ट अगर हम लोगों ने बार बार रिपीट की उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिजन. ये क्लियर है आपको? ओके. केस में एक्सपेक्टेड जोन के अलावा उसने थोड़ा दूर मारा तो वो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन बार बार वो कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट दे पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज प्रेसिजन. और जो फर्स्ट वाला केस है तो ना उसमें एक्यूरेसी है ना उसमें प्रेसिजन. ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर आया. ओके, अब एक और जो कंसेप्ट है दैट इज अनसर्टेनिटी. ओके, तो व्हाट इज अनसर्टेनिटी? ओके, तो ऐसा समझ लो कि एक और आदमी जो फायर करने के लिए आया है. ओके, तो उसने उसके जो पहले 3 शॉट्स हैं वो रेड जोन में ही लगे. ओके, लेकिन अचानक से हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बंदूक से फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ निकलती है लेकिन बंदूक जो पीछे की तरफ होती है. ये क्यों होती है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बुलेट आगे की तरफ जाती है तो बंदूक को पीछे ढकेलती है. ओके, ये हम लोग आगे के सिलेबस में सीखने वाले हैं. ओके, अब ये प्रोसेस में क्या हो गया? उसका जो रिस्ट है वो रिस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया. ओके, और उसको स्प्रेन आ गया. अब ये क्या हो गया? ये वन ऑफ द रैंडम रीजन हो गया जिसकी वजह से बाकी के जो उसने 2 शॉट्स फायर किए, एक शॉट इधर लगा और एक इधर आया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले ये भी अच्छे से क्या कर रहा था? ओके, इसका जो टारगेट शूटिंग चल रहा था वो प्रॉपर चल रहा था, लेकिन ड्यू टू सम अनसर्टेन रीजन बाकी के जो 2 उसने जो फायर किए हैं शॉट्स, ओके, वो थोड़े से अलग हो गए. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी यानी एनी ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जिसके वजह से ओके रीडिंग में क्या इंट्रोड्यूस होता है? एरर. और मैंने आपको बोला है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? वी से डेल्टा एक्स इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ओके, यस, यहाँ पे हम लोग ट्रू वैल्यू तो यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते मैंने आपको बताया. ओके, तो आई होप आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी कल हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स भी बताऊंगा. ये टॉपिक अभी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट होने के लिए आया है. ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा. ओके, वो असाइनमेंट आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करना है और वो सॉल्व करने के बाद ओके उसके रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे ओके तो वो मैं आपको वीडियो लेक्चर में क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा. ठीक है, यस, आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं.